हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आज हमारा है 6वां चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन सारे सीटेट में एनसीईआरटी से ही आते हैं और कहीं भी अब कोई भी देखो, आप बीपीएससी भी एग्जाम दोगे तो आपने देखा ही होगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ना पूरा जरूरी है। देखिए सीटेट के नोट्स के लिए अब मैं एसएसटी की बात करी और साइंस की भी, अगर आपको लेना है सीटेट के जितने भी एसएसटी के नोट्स हो गए या फिर साइंस के सारे 21 रुपीज़ में, मतलब 21 रुपये में है और साथ में उसके पेडागॉजी भी है। तो आप मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा और आप नंबर भी मैंने दिया, आप प्रोफाइल खोल के देखेंगे तो नंबर है, आप उस पर मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, तो आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। 21 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो शुरू करते हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप को हम शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा ये जो है, आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा। देखो इसमें से जो स्थल रूप है उसको तो हमने देखा। स्थल रूप मतलब मान लो ये हमारी पृथ्वी हो गई, इसके विभिन्न स्थल रूप, जैसे कहीं झील है, कहीं पे पर्वत है, तो कहीं पे पठार है, कहीं पे पर्वत श्रृंखला है, कहीं पे घाटी, कहीं पे पहाड़ी, तो कहीं पे मैदानी क्षेत्र है, कहीं पे नदियाँ है, उसकी सहायक नदी है, तो कहीं पे वितरिका है, कहीं पे स्थल संधि और कहीं पे जल संधि। तो कहीं पे जल संधि है। जल संधि देखो, जैसे श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि है, इस तरह से संधि है। और जैसे बॉर्डर लाइन हो गई, जोड़ना हुआ, तो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब चीज़ें जुड़े हुए हैं स्थल रूप से। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। हमने देखा ना, अभी कहीं पे पर्वत, कहीं पे पठार, कहीं भी कुछ भी है, मतलब कहीं मैदान, कहीं पे पानी। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। देखो स्थल मंडल के कुछ भाग जो होते हैं ऊंचे नीचे और कुछ समतल, जैसे अब ये पर्वत ऊंचा हो गया, ये पठार नीचा हो गया और एकदम ये समतल हमारी पृथ्वी हो गई जहाँ पे मैदानी भाग हो गए। इस तरह से समझिएगा आप लोग। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बने हैं। देखो ये स्थल रूप जो है ना, दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बने। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं, जैसे हम जिस पे रहते हैं मैदानी क्षेत्र तो है, उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, मोशन करता है। पृथ्वी, देखो हमारी पृथ्वी यहाँ लगातार रोटेट होती रहती है ना, मोशन करती है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। देखो पहला वाला हम देखते हैं कैसे। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। देखो इसमें जो दो परिणाम स्वरूप बने थे, पहला जो है इसमें यह बता रहा है कि प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं पर उठ जाती है तो कहीं पे धंस जाती है। देखो कहीं पे उठ गई और कहीं पे धंस गई, तो ये पहला हो गया। और दूसरा जो है ये दूसरी जो क्रिया है, दूसरी या बाह्य क्रिया, स्थल के लगातार बनने व टूटने की प्रक्रिया है। मतलब स्थल का जो लगातार जो है बन रहा है, टूट रहा है, उसकी प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी की जो सतह है उसके देखो पूछ लेता अपर्दन किसको कहते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है। अपर्दन की क्रिया के द्वारा ही सतह जो होती है वो नीची हो जाती है। या तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। फिर या देखो जब ये सतह नीचे हो जाती है या फिर जब उसके बाद निक्षेपण होता है, उसकी प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहुत मतलब ये दो प्रक्रियाएं जो है ना, बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। अब आपसे अगर मान लीजिए पूछ लिया कि दोनों प्रक्रिया कैसे होती है, तो बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों और उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठार एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम पर्वत वगैरह के बारे में देखते हैं। यहाँ पे एक चीज हम इसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है, कई बार पूछा है। पहाड़ी व स्थली भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची हो। देखो पहाड़ी व स्थली भाग है जो आसपास, जैसे मान लो ये स्थल हो गया हमारा, अब ये स्थल मान लीजिए और ये पहाड़ी हो गया, तो यहाँ से जो ऊंची भाग हो गया ना, आप समझ रहे हैं ना, ऊंची भूमि हो गई, उसे उठी होती है, ऊंची भूमि से ये उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को हम पर्वत कहते हैं। 600 मीटर, देखो 600 मीटर की बात कर रहा है। इससे जो मतलब ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं, इससे जो अधिक होता है। 8000, देखो 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। देखो 8000 से मतलब मीटर से ऊंचे जो पर्वत के नाम होंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई है 8848 मीटर है। अब हम देखो पर्वत के बारे में यहाँ से देखना शुरू करते हैं। देखो अब यहाँ से हम पर्वत के बारे में देखते हैं। पर्वत जो है ना, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। मतलब प्राकृतिक ऊंचाई मतलब जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे ये है जो इसकी चौड़ाई, तो ये प्राकृतिक है। इसको हमने तो उसका निर्माण किया नहीं कि हम इस पे जाके बहुत सारे मतलब बालू गिट्टी लाद के इसको हम पहाड़ बना दिए, ऐसा नहीं है। तो ये प्राकृतिक ऊंचाई है।
पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत का जो शिखर होता है वो छोटा और आधार जो होता है, बेस उसका, वो क्या होता है, चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र में से बहुत ऊंचा होता है, और ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ही ज्यादा ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। देखो कुछ पहाड़ जो होते हैं ना, बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। जैसे 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 माउंट एवरेस्ट वगैरह हो गया ना, उस पर चढ़ने के लिए हमें ऑक्सीजन ले जाना पड़ता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी होती है, मतलब कुछ पर्वत होते हैं जिसपे हमेशा बर्फ जमी होती है, जैसे हमने कहाँ पे देखा, लद्दाख वगैरह में। और मतलब बर्फ वाली नदियाँ होती हैं, और कहीं पे बर्फ वाली नदियाँ भी होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हिमानी कहते हैं, हिमानी कहते हैं। जहाँ यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। देखो बहुत से ऐसे भी पर्वत हैं, मतलब जो समुद्र के भीतर है, जिनको हम देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। देखो जब कठोर जलवायु होता है तो वहाँ पे कैसे मतलब लोग रहे, पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। हमेशा मतलब कि भूस्खलन वगैरह होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह हो गया, वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। वहाँ का जो धरातल होता है वो खड़ी ढाल वाला होता है, तथा कृषि योग्य भूमि की कमी मतलब होती है वहाँ पे। देखो अब खाने पीने के लिए हमें कुछ चाहिए ना, कृषि करने के लिए भूमि तो चाहिए ही। तो जब तक पेट नहीं भरेगा, कुछ कर नहीं पाएंगे, तो सारे पहाड़ रहते हैं तो वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। बहुत ही कम लोग रहते हैं, लेकिन अभी भी हमारे भारत में बहुत जगह रहते हैं सब लोग। पर्वत जो है ना एक रेखा क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखला। मतलब अगर एक रेखा क्रम में, जैसे इस तरह से रेखा क्रम में है ये, तो हम इसको क्या बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रृंखला। इसके बारे में देख लेते हैं, श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय हो गया, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः देखो कहाँ हिमालय कहाँ पे, एशिया, आल्प्स कहाँ पे, यूरोप में है, और एंडीज पर्वत कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका की। ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये किसके उदाहरण है, याद रखिएगा, ये तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के उदाहरण है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। देखो पर्वत की ऊंचाई और आकार में भिन्नता, तो सभी पर्वत एक प्रकार के थोड़ी हो सकते हैं। अब देखो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। पर्वत जो होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत होते हैं, भ्रंशोत्थ पर्वत होते हैं, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, इससे भी हर बार क्वेश्चन आता है। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। देखो हिमालय हो गया, और हमारा जो आल्प्स पर्वत है वो कौन से हैं, वलित पर्वत है। याद रखिएगा वलित पर्वत कौन कौन से, हिमालय और आल्प्स। देखो इसमें हम भूल जाएंगे, इसमें भी ल है, इसमें भी ल है, तो ये वलित हो गया हमारा, इसका तो काम खत्म हो गया। ज्वालामुखी मत जोड़िएगा। जिनकी सतह उबड़ खाबड़ है, मतलब कि इस तरह से उबड़ खाबड़ है, तथा शिखर शंक्वाकार है। शंक्वाकार है शिखर, जो इसका क्या है, शंक्वाकार टाइप का है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। देखो अरावली जो है ना, ये भी वलित पर्वत में ही आती है, और ये विश्व की सबसे पुरानी मतलब वलित श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। देखो अपर्दन की जो प्रक्रिया होती है ना, इसके कारण ये जो है श्रृंखला ये बहुत ज्यादा घिस गई है और बहुत पुरानी भी हो गई है। उत्तरी अमेरिका में जो है अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। उत्तरी अमेरिका पहले याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत हो गया, तथा रूस का यूराल पर्वत जो है ये गोलाकार दिखाई देता है, मतलब कि सर्कल टाइप का दिखाई देता है। रूस का जो है यूराल पर्वत और उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन पर्वत जो है, एवं इनकी ऊंचाई कम है। इनकी जो ऊंचाई है वो क्या है, वो कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। ये जो है ना, ये बहुत पुराने वलित पर्वत है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से, मतलब ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तो भ्रंतोस्थ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड मतलब हास्ट, तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश ग्राबेन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। देखो ये वासजेस पर्वत है, बहुत बार देता है, बहुत ज्यादा, और राइन तो याद ही रखिएगा, लेकिन वासजेस जो है बहुत ज्यादा भी प्रीवियस ईयर में हम देख रहे हैं, तो आप देख लेंगे। भ्रंतोस्थ पर्वत का उदाहरण है। देखो अभी एटलस पे हमें मानचित्र को देखना है, उसकी स्थिति बताना है। इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ उदाहरण और का पता लगाइए। मतलब ये बच्चों के लिए है, बाकी अभी आपको पता लगाना है तो लगा लीजिए अगर आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजिमा इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। देखो कौन कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण कौन सा है, माउंट किलिमंजारो ये कहाँ का है, अफ्रीका का, और जापान का फ्यूजियामा जो है ये जापान का, ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है।
पर्वत बहुत लायक होते हैं। देखो पर्वत जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत जो है पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए प्रयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार के वनस्पति तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वत में भी मतलब अलग अलग प्रकार के वनस्पति जीव जंतु जो हैं वो पाए जाते हैं। वनों से हम ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त करते हैं। जैसे वन हो गया, हम उससे क्या गोंद वगैरह, रेजिन वगैरह उससे हम प्राप्त करते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वत की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। जैसे जो घूमते उमते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो मतलब जिनको घूमना पसंद है। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, ये सब कहाँ पे, जैसे उत्तराखंड वगैरह हो गया, वहाँ पे होते हैं। हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां आप ये खेल रहे हो? ये बच्चों के लिए है तो हमारे लिए नहीं। अब हम पठार के बारे में देखते हैं। देखो पठार से भी बहुत क्वेश्चन आता है। पठार जो है ना, उठी हुई सपाट भूमि होती है। पठार जो है ये उठी हुई और सपाट भूमि होती है। सपाट मतलब एकदम प्लेन टाइप का, और ये उठी हुई, जैसे इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, जैसे लगता है कि मेज है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। मतलब किसी पठार के जो होते हैं ना, एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल जो होते हैं खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठार में से एक है। भारत का जो दक्कन का पठार है पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका का पठार जो है एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार से क्वेश्चन हर बार आता है, ये भी याद रखिएगा। तिब्बत का पठार जो है 5.1 में हम इसको देखते हैं। आप तिब्बत के पठार को देखिएगा और इसका एक चीज़ याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मतलब कि समुद्र तल से, हमें कहाँ से लगाना है, समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। समुद्र तल से इसका पता लगाना है और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का जो पठार किसके लिए मतलब की फेमस है? सोना और हीरो के खनन के लिए। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। कौन कौन से याद रखिएगा, आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा, उल्टा घुमा के अफ्रीका का यहाँ दे देगा और इंडिया का वहाँ। तो भारत में छोटा नागपुर से हम लोहा, कोयला, मैग्नीज ये सब मतलब निकालते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, मतलब वाटरफॉल बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोंग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपात के उदाहरण है। ये जो वाटरफॉल है ना, ये उदाहरण है इस प्रकार के। जैसे छोटा नागपुर में जो है स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू। कर्नाटक में जोग जलप्रपात, आपसे ये भी पूछ लेगा ये कौन सा कहाँ पे। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। देखो लावा पठार में क्या कौन सी प्रचुरता होती है? काली मिट्टी की, जो उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है, कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। देखो बहुत सारे लोग बहुत जगह घूमने जाते हैं। अब हम मैदान के बारे में देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। मैदान जो है, मैदान समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्र तल से मतलब समुद्र तल से हमें लगाना है इसका, तो 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, मतलब एकदम प्लेन होते हैं। कुछ उर्मिल तथा तरंगित होते हैं, मतलब कुछ जो है उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। मैदान जो है मतलब अधिकांश किससे बने होते हैं? नदी तथा उनकी हेल्पिंग रिवर से, जो नदियाँ होती हैं उनकी छोटी छोटी नदियाँ जो होती हैं उसकी सहायक नदियाँ उससे बने होते हैं। नदियां पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। समांतर मैदान बहुत से अधिक उपजाऊ होते हैं। देखो समांतर जो मैदान होते हैं बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के संसाधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी जो है इस प्रकार के उदाहरण हैं।
मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। देखो मैदान, क्योंकि यहाँ पे आराम से इंसान कृषि वगैरह तो कर सकता है ना। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। जैसे अब देखो उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग में कितनी जनसंख्या है, क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोक, देखो स्थल रूप और लोक देखते हैं। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। देखो आपको ये कहना चाहता है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र हो गया, वहाँ तो बहुत बहुत हार्ड है यार लाइफ, और उसके बाद मैदानी क्षेत्र वाले ईजी है। अगर कंपेयर करें तो मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसल, मैदानों में जो फसल होते उगना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूप पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। अंतर तो देखो रहन सहन में होता है। जैसे अब उत्तर प्रदेश में ही हर जगह, जैसे अब इलाहाबाद में जहाँ हम लोग रहते वो अलग हो गया, और जगह पे जैसे मिर्जापुर हो गया थोड़ा सा, और पीछे जा सोनभद्र थोड़ा सा और अलग हो गया, तो डिफरेंस होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को क्या करते हैं, कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र में लगा सकते हैं। कि मतलब देखो कितने तरीकों से जल एवं स्थल का, देखो जल हम पीने के लिए भी करते हैं, और उसमें मतलब कि मछली वगैरह पालते हैं, और स्थल में भी हम क्या करते हैं, रहते हैं घर बना के, और उसके बाद और स्थल में हम क्या करते हैं, अनाज वगैरह उगाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। बहुत लोग देखो स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर यानी फेंक देते हैं। जैसे उपजाऊ भूमि पे क्या करते हैं, मकान बना लेते हैं, और फिर बंजर भूमि हमारे पास बचता है तो ढंग से हमारे पास मतलब जो है अनाज नहीं उगते, और हम क्या करते हैं, कूड़ा वगैरह फेंकते रहते हैं पानी वगैरह में, फिर पानी दूषित कर देते हैं जो उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्राकृतिक के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है, हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। बिल्कुल पृथ्वी को हम ये सुरक्षित रखें कि जो आगे के लोग हैं, आ रहे हैं हमारे फ्यूचर के, उनमें काम दें। तो फिर ये हमारा जो है चैप्टर, ये भी हमारा अब खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। देखो जैसे 6 का कंप्लीट होगा ना, हम चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन कराएंगे, फिर 7 का कराना स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है। थैंक यू।